So welcome to all once again in our JDC नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पार्ट 1 के बारे में। ये आपका सब्जेक्ट है बीएससी नर्सिंग 6th सेमेस्टर का चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं जो डिसऑर्डर्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है वो डिवाइडेड है एसाइनेटिक एंड द साइनेटिक में। और तो जो एसाइनेटिक के कुछ डिसऑर्डर्स को हमने पहले की वीडियोस में शेयर करा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियोस को देखिए। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एसाइनेटिक के सब टाइप्स को, आगे के फर्दर डिसऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को हम इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं। असाइनेटिक डिफेक्ट है ये डिवाइडेड है इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो एंड द ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो। पहले के दोनों जो डिसऑर्डर है हम इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में। तो इससे पहले कि हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के बारे में डिस्कस करें, हम नॉर्मल मैकेनिज्म को जान लेते हैं कि जब भी बेबी इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है तब उसकी बॉडी में ब्लड किस तरीके से सर्कुलेट करता है, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का प्रोसेस किस तरीके से काम करता है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जब भी बेबी बूम में होता है तो प्लेसेंटा ऐसे काम करता है बेबी को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का। प्लेसेंटा से एक वेन निकलती है, अम्बिलिकल वेन, एक अम्बिलिकल वेन निकलती है जो फर्दर आगे की तरफ ब्लड को कैरी करती है। पोर्टल वेन के थ्रू एंड इससे जो भी ब्लड है वो कहाँ आपका मूव करेगा, लीवर में मूव करेगा। एंड द हेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना केवा में जाएगा। बट यहाँ पे क्या होता है, अभी जो ब्लड है वो लीवर में जाएगा पर लीवर अभी मेन ऑर्गन नहीं है, एक्टिव ऑर्गन नहीं है ब्लड को क्या कहते हैं ऑक्सीजनेट करने के लिए। तो यहाँ पे एक बाईपास प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं डक्टस विनोसिस। यहाँ पे ये बाईपास प्रेजेंट होता है जो ब्लड को यहाँ पे कट ऑफ करता है। यहाँ पे अम्बिलिकल वेन से जो ब्लड है, हाई अमाउंट ऑफ ब्लड है, वो डायरेक्ट अम्बिलिकल वेन से डक्टस विनोसिस की तरफ जाएगा। देन इंफीरियर वेना केवा में जो भी ब्लड है डक्टस विनोसिस के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना केवा में एंटर करता है। देन इंफीरियर वेना केवा से जो ब्लड है, इंफीरियर वेना केवा में जो ब्लड आया है वो आपके राइट एट्रियम में जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है। बट यहाँ पे और राइट वेंट्रिकल में क्यों जाता है, क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो लंग्स में जाए जिसके थ्रू ब्लड जो हो ऑक्सीजनेटेड हो, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। बट इंट्रायूट्राइन लाइफ में अभी बेबी के जो लंग्स है वो इमेच्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, मेच्योर नहीं हुए हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस लंग्स के थ्रू नहीं हो रहा है। इसलिए जो हाई अमाउंट ऑफ ब्लड है राइट एट्रियम से ये फोरामेन ओवेल के थ्रू आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करता है। और कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है राइट वेंट्रिकल में जाएगा और पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू लंग्स में एंटर करेगा। देन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो होता है यहाँ से आता है, यहाँ से जो मेन ब्लड है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड है, ये राइट एट्रियम में फोरामेन ओवेल के थ्रू दोनों एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू राइट एट्रियम से डायरेक्ट ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। और इसके बाद डिलीवर होने के बाद में जब भी बेबी दुनिया में आता है तब उस टाइम पे क्या होता है, ये वाला जो ओपनिंग है ये क्लोज हो जाता है। अगर ये ओपनिंग क्लोज नहीं हुआ, इस डिजीज के बारे में हम जानते हैं जो डिजीज कॉज करता है एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी एट्रियम में राइट एट्रियम में ब्लड आया और फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में एडिक्वेट अमाउंट में गया और यहाँ से स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड कहाँ आ रहा है, आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। देन लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा। और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो आ रहा था वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू अयोटा में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्लड कहाँ जाएगा, अयोटा में जाएगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो ट्रेवल कर रहा था लंग्स से, ये डक्टस आर्टरियोसिस ये क्या काम करता है, पाथवे का एक बाईपास का काम करता है, एक वे बनाता है ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए, क्योंकि लंग्स अभी क्या है, इनएक्टिवेट फॉर्म में है। तो जो भी ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका अयोटा में आएगा और अयोटा से ये लेफ्ट वेंट्रिकल, अयोटा से आने के बाद ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करेगा। और जो अम्बिलिकल आर्टरीज है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यहाँ पे तो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लेसेंटा तक लेकर
जाती हैं, फिर से ये मैकेनिज्म दोबारा से रिपीट होता है। एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं। प्लेसेंटा क्या है? ऐसा ऑर्गन है जो क्या प्रोवाइड करता है? बेबी को न्यूट्रिशन एंड द ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है इंट्रा यूट्राइन लाइफ में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू एक बाईपास होता है यहाँ पे प्रेजेंट डक्टस स्पिनोसस, उसके थ्रू इंफीरियर वेना केवा में एंटर करेगा और राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में जाएगा। और यहाँ से जो ब्लड है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा और एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। और जो लार्ज थोड़ा सा अमाउंट ऑफ ब्लड जो फ्लो कर रहा था ये पल्मोनरी ट्रंक से लंग्स के थ्रू होता हुआ ये डक्टस वेनोसस से आयोटा में सर्कुलेट करेगा और यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और आयोटा में आके सिस्टमिक सर्कुलेशन में ये एंटर करता है। अभी जब हम पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की बात कर रहे हैं तो ये ओपनिंग जो है ये नॉर्मली एनाटॉमिकली प्रेजेंट होती है, फंक्शनल फॉर्म में होती है। इसके थ्रू क्या है, क्योंकि लंग्स अभी इनएक्टिवेट फॉर्म में है, तो जो भी ब्लड सर्कुलेट हो रहा है कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे आयोटा और पल्मोनरी वेन्स के बीच में ओपनिंग, एक डोर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू ब्लड जो है वो ट्रेवल करता है। बट जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, जैसे ही वो डिलीवर होता है उसके बाद में 12 to 24 आवर्स में ये जो ओपनिंग होती है ये फंक्शनली क्लोज हो जाती है और एनाटॉमिकली पूरी तरीके से ये लेटर ऑन 6 मंथ के अंदर ये क्लोज होता है। बट अगर ये किसी भी प्रॉब्लम की वजह से क्लोज नहीं हो पाता तभी ये डिजीज कॉज करता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारा थर्ड डिजीज है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एंड अबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी। एक अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। aorta and the pulmonary artery after birth due to failure of fetal ductus arteriosus to close within the first week of life। फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में जो भी डक्टस आर्टरियोसिस है इसको क्लोज हो जाना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द सम कॉजेस की वजह से ये क्लोज नहीं होता, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज करता है पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। हम एक इमेज में देखेंगे, ये नॉर्मल हार्ट का डायग्राम है और यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ओपनिंग प्रेजेंट है। यहाँ से आयोटा से ब्लड कहाँ जाना चाहिए, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहिए, बट यहाँ से ब्लड आयोटा के थ्रू कहाँ जा रहा है, यहाँ आ रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है। तो यहाँ पे ब्लड का कैसा हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे आयोटा में हाई कॉन्सेंट्रेशन है एंड द पल्मोनरी आर्टरीज में लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यही आपका क्या कहलाता है, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। नेक्स्ट, नॉर्मली फंक्शनल क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस। नॉर्मली जो क्लोज होना होता है इसका 12 to 24 आवर्स में क्लोज हो जाता है। नॉर्मल शंट बिटवीन द आयोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी ड्यूरिंग द फीटल लाइफ टू बाईपास द इमेच्योर फीटल लंग्स। क्योंकि फीटल के लंग जो है इमेच्योर फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक बाईपास प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। सो अकर सून 10 to 15 आवर आफ्टर द बर्थ। बर्थ के बाद में 10 to 15 आवर लगते हैं इसको क्लोज होने के लिए फंक्शनली। एनाटॉमिकल क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस अकर 1 to 3 मंथ आफ्टर द बर्थ। 1 to 3 मंथ के अंदर ये पूरी तरीके से एनाटॉमिकल वे में भी ये पूरी तरीके से ये क्लोज हो जाता है। ब्लड शंट फ्रॉम द हाई प्रेशर एओर्टा टू लोअर प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट टू राइट शंट करता है। ब्लड क्या है, आयोटा में ज्यादा प्रेशर में होगा और पल्मोनरी आर्टरीज में कम प्रेशर में होता है, जिससे ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट टू राइट वे में शंट करेगा। पल्मोनरी जो भी हमारी पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, जब यहाँ पे आप हैं, ब्लड कहाँ है, राइट वेंट्रिकल से किधर जाता है, यहाँ पे पल्मोनरी, सिंपल फॉर्म में देखिए, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में एंटर करता है। बट जब यहाँ पे आयोटा जब प्रेजेंट होता है, जब आयोटा प्रेजेंट होता है और एक अबनॉर्मल पाथ में यहाँ पे बना होता है जिसको कह रहे हैं डक्टस आर्टरियोसिस, तो आयोटा से पल्मोनरी आर्टरीज में ब्रेन ड्रेन होगा और यहाँ से जो ब्लड है वो कहाँ ड्रेन आउट हो जाएगा, बैक फ्लो करेगा राइट वेंट्रिकल के साइड में। तो लेफ्ट टू राइट ब्लड जो है वो शंट करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉमन इन प्रीटर्म बेबी एंड द बेबी विद द वेट लेस देन 1.5 kg। उन प्रीटर्म बेबीज में ज्यादा चांसेस होते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के, एंड उन बेबीज में भी चांसेस होते हैं जिनका वेट 1.5 kg से कम होता है। इट इज अ सीरियस कंडीशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन,
मशीनरी मर्मर, कंटिन्यूअस मर्मर एट द सेकेंड लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। मशीनरी जब आप स्कल्टेशन करेंगे पेशेंट का, बेबी को चेक करेंगे, तभी वहां पे मर्मर साउंड सुनाई देगा। ये कैसा एक अब नॉर्मल साउंड होता है। वाइड पल्स प्रेशर, प्रेशर का जो प्रेशर होगा पल्स में वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज अमाउंट में फ्लो कर रहा होगा। बाउंडिंग प्लस यानी कि बहुत ही इंक्रीज अमाउंट में ब्लड फ्लो कर रहा है, हार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा वर्क कर रहा है, ओवरलोड हो रहा है, इसलिए जो भी पल्स रेट हमको सुनाई देगी रिस्ट में, नेक में, तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट, क्योंकि ब्लड अमाउंट जो भी राइट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा है, जो एओर्टा सर्कुलेट कर रहा है ब्लड उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस वजह से जो भी हार्ट है उसका जो शेप है वो एनलार्जमेंट में शो करेगा। होरासनेस ऑफ वॉइस इसी के साथ में देखने को मिलती है। डिस्निया ऑन द एक्सर्शन, जो भी फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट कर रहे हैं, बच्चे कर रहे होते हैं, उस टाइम पे डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में। नेक पल्सेशन, बहुत ही हाई पल्सेशन मतलब फील होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के चांसेस हैं कि हार्ट पूरी तरीके से काम करना बंद कर दे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, वेंट्रिकुलर रीजन में यहाँ पे जो भी मसल्स हैं उन मास में हाइपरट्रॉफी या फिर कह सकते हैं थिकनेस होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, इसको कैसे डायग्नोस किया जाता है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, बेबी को कैसे हो रहा है, बाय बर्थ हो रहा है, तो मेनली चांसेस हैं हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए हम मदर से पेशेंट की पूछ सकते हैं कि आपके घर में ऐसा तो कोई नहीं था जिनको पहले ये डिजीज रह चुकी है। मदर और जो भी इनके फादर हैं उनकी हिस्ट्री लेंगे कि उनको तो ऐसा डिजीज कंडीशन नहीं है जिस वजह से बेबी को भी ये डिजीज कंडीशन कॉज हुआ है। और अदर फैक्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा दोनों को कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन हेड टू टो बेबी को पूरा इवेलुएट करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन बेबी से गैदर करेंगे। एंड द कार्डिक एग्जामिनेशन, कार्डिक जो भी हार्ट का फंक्शन है उसको पूरी तरीके से इवेलुएट करेंगे। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी करेंगे जिसके थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है हार्ट की हम उसे मॉनिटर कर पाए। चेस्ट रेडियोग्राफी जिसको एक्सरे कहते हैं, उसके थ्रू इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम अबनॉर्मलिटीज के बारे में देख पाएंगे कि कहाँ पे अबनॉर्मल तरीके से एनाटॉमिकल चीजें फॉर्म नहीं हुई हैं, उसको डायग्नोस करने के लिए इकोकार्डियोग्राम करते हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम हार्ट के साउंड को और इंटरनल स्ट्रक्चर को, हार्ट के फंक्शन को, उसके एक्टिविटी को मॉनिटर किया जाता है इको के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेज कैसे करते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो मैनेजमेंट ऑफ द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, इंडोमेथोसिन एक मेडिकेशन है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है ये। तो क्या करता है ये, ऐसा काम करता है कि हार्ट का जो भी कॉन्ट्रेक्शन है, स्मूथ मसल के कॉन्ट्रेक्शन को ये बढ़ा देगा जिसके थ्रू जो होल प्रेजेंट है अयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में वो जल्दी से रिपेयर हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडोमेथोसिन 0.1 mg पर kg, मतलब पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग बेबी का जितना भी, अगर प्री टर्म बेबी है या फिर उनका वेट 1.5 kg से कम है तो उनके वेट को ध्यान में रखते हुए हमें उन्हें मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है। खास करके सबसे ज्यादा पीडियाट्रिक पेशेंट में ध्यान देने वाली बात होती है कि जो भी हम मेडिकेशन प्रोवाइड करें वो कैलकुलेटेड फॉर्म में हो, उनके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हो। आईपी एडमिनिस्टर करते हैं स्लोली फॉर द 3 days, 3 दिन के लिए करते, क्योंकि जो भी पाथवे है ये एओटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये 12 to 24 आवर्स में आफ्टर द बर्थ ये क्लोज हो जाता है। बट अगर नहीं हो रहा है तो हम एडमिनिस्टर करना स्टार्ट करते हैं एंडोमेथोसिन जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन होता है। स्मूथ मसल के कॉन्ट्रेक्शन के थ्रू ये होल जल्दी से रिपेयर हो सकता है। तो फॉर द 3 days के लिए हम उनको एंडोमेथोसिन 0.1 mg पर kg के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में देखें तो लिगेशन ऑफ द पेटेंट बेसल्स प्रेफरली एट 6 मंथ में जो भी सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे, अगर उनको सर्जिकली ट्रीट करना है, अगर होल बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसको कभी करते हैं 6 मंथ के बाद ही में करेंगे। बायोलेटरल थोरेक्टोटोमी, इट इज द क्लोज्ड हार्ट सर्जरी, एक ओपन हार्ट सर्जरी नहीं होती, क्लोज होती है। और थोरेक्टोटोमी यानी कि एक ओपनिंग बनाते हैं थोरेक्स में। टॉमी का मतलब होता है ओपनिंग क्रिएट करना। नेक्स्ट देखेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट, वहीं पे हमारी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कंडीशन जो है फिनिश होती है। इसमें क्या है, अयोटा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, बस अयोटा और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में एक प्रेजेंट होता है पाथवे
क्योंकि नॉर्मली पेशेंट की बॉडी में, बेबी की बॉडी में इंट्रा यूट्राइन लाइफ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि लंग्स इमेच्योर फॉर्म में होते हैं। बट आफ्टर द बर्थ 12 to 24 आवर्स में इसको क्लोज होना चाहिए। बट अगर किसी भी कंडीशन की वजह से, जो भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, इनमें मेनली कॉजेस कैसे हैं, अननोन है, तो हमें नहीं पता कि किस वजह से बेबी जब डिलीवर हुआ और वो जो ओपनिंग थी वो क्लोज नहीं हो पाई, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए अगर होल बहुत कम है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो क्या करते हैं हम इसमें इंडोमेथासिन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, जिसके थ्रू वो ओपनिंग जो है वो क्लोज हो पाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट के बारे में। एट्रियो यानी कि दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, उनके कैनाल के बीच में जो डिफेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर जो भी कैनाल डिजीज है, इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों एट्रियम के बीच में, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में एंड द राइट वेंट्रिकुलर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में क्या है, अबनॉर्मल कनेक्शन प्रेजेंट होता है। इसी के साथ साथ कनेक्शन तो प्रेजेंट होता है दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, बट यहाँ पे क्या होता है, जो वॉल प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल और मिट्रल वॉल, इनका जो वॉल होते हैं एक कॉमन पाथवे शेयर कर रहे होते हैं, कॉमन जो भी वे है, फॉरवर्ड वे है ब्लड को सर्कुलेट करने का, तो एक फॉरवर्ड वे, कॉमन वे शेयर कर रहे होते हैं यहाँ पे। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट में क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। ये कैसा है, कॉमन टाइप है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट का। एंड द पर्सन born with the atrioventricular canal defect has a hole in the wall separating heart chamber। उस वॉल में क्या है, होल प्रेजेंट होता है जो चारों चैम्बर को डिवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों एट्रियम के बीच में, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, और जो भी वॉल्व होते हैं ट्राइकस्पिड एंड द मिट्रल वॉल्व, ये सेम ओपनिंग को शेयर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इनकी वॉल के बीच में जो सेपरेट करते हैं चारों चैम्बर को, वहां उसके बीच में होल, एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। द कंडीशन में बी पार्शियल इन्वॉल्विंग ओनली द 2 अपर चैम्बर। अब जो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट है, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है आपका पार्शियल, दूसरा है कंप्लीटेड। पार्शियल में क्या होगा, जब अपर पार्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम इन्वॉल्व होंगे, और कंप्लीटली तब कहेंगे जब दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल, चारों चैम्बर मिलके इन्वॉल्व होंगे, इन्वॉल्विंग ऑल द 4 चैम्बर। जब चारों चैम्बर इन्वॉल्व होंगे तब इस कंडीशन को क्या कहेंगे, कंप्लीटेड एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। इट इज अ कॉम्बिनेशन सेपरल एट्रियल सेपरल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, इम्प्रॉपरली फॉर्म मिट्रल एंड द ट्राइकस्पिड वॉल। जैसे कि मैंने बताया, इम्प्रॉपरली ये कम्युनिकेशन को, एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन को दोनों वॉल्व शेयर करते हैं, मिट्रल और ट्राइकस्पिड वॉल अलग अलग 2 वॉल्व है, पर इनमें एक मेन, एक कॉमन जो है पाथवे जनरेट होता है। नेक्स्ट है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके बीच में ये जो वॉल है जो चारों चैम्बर्स को सेपरेट करती है, इसके बीच में एक ओपनिंग है। इसी के साथ ही साथ क्या है, यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, यहाँ पे मिट्रल वॉल्व होता है। तो ये दोनों ही वॉल्व ओपन है और एक कॉमन शेयरिंग कर रहे हैं, कॉमन ब्लड के लिए पाथवे क्रिएट कर रहे हैं। तो इट इज द कंप्लीट एबी कैनाल, कंप्लीट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। कॉजेस क्या है, अननोन है, मेनली क्यों ऐसा होता है नहीं पता, अननोन है। हार्ट डिजीज, जितने भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है, उनमें जो भी रीजन है, किस वजह से हो रहा है, कॉजिंग फैक्टर अननोन होता है। क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी, अगर इंट्रायूट्राइन लाइफ में बेबी मदर की वूम में है और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी मदर को रुबेला हो जाता है, तब ये कंडीशन अराइज हो सकती है, कंजेनाइटल अबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है, एनाटॉमिकली भी और फंक्शनली भी। एज ऑफ द मदर मोर देन 35 ईयर, अगर मदर एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा है, अगर मदर ने 35 ईयर पे प्रेगनेंसी को कंसीव करा है, तब भी उन मदर्स में, उन जो भी मदर बेबी को डिलीवर करेंगे, उनमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। सिम्टम्स क्या क्या होता है, फटीग होगा, स्वेटिंग होगी, बहुत ही ज्यादा रैपिड ब्रीथिंग होगी, हैवी ब्रेथ होगा, बहुत ज्यादा फास्ट बच्चे ब्रीथ करेंगे, एंड द पुअर वेट गेन, वेट होगा बहुत ही कम होगा। डायग्नोसिस के लिए चेस्ट एक्सरे लेंगे और ईसीजी करेंगे। चेस्ट एक्सरे ये एक ही है, दोबारा नहीं, चेस्ट एक्सरे करते हैं और ईसीजी में करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। डिजॉक्सिन मेडिकेशन का यूज करते हैं, दैट हैव द स्ट्रेंथन द हार्ट मसल,
ये हार्ट की मसल को स्ट्रेंथन करती है, जिसके थ्रू जो भी ओपनिंग है वो जल्दी से रिपेयर हो जाए, उसका जो ओपनिंग है, जो होल प्रेजेंट है दोनों एट्रियम के बीच में, वो हील हो जाए। डाययूरेटिक्स का यूज करते हैं। डाययूरेटिक्स अगर हार्ट बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, ओवरफ्लो कर रहा है, तो वहां पे क्या है, डाययूरेटिक्स मदद करते हैं हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए, किडनी की हेल्प करेंगे, जो भी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो एक्सक्रीट आउट करने के लिए। ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ये क्या काम करते हैं, ये डायलेट कर देते हैं। अगर कोई भी नैरोइंग प्रेजेंट है, वेसल्स में नैरोइंग प्रेजेंट है, तो इनको डायलेट कर देते हैं, जिसके थ्रू जो भी ब्लड फ्लो होना है वो इजिली फॉर्म में हो, और कोई भी कंजेशन हार्ट में ना प्रेजेंट हो, या फिर पल्स रेट डाउन ना हो, और हार्ट पंपिंग करना इजिली वे में कर पाए। तो ACE इनहिबिटर हार्ट के काम को और भी ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर कंप्लीटली क्या है, एट्रोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट प्रेजेंट है, फॉर जो ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इज इन्वॉल्व, तो क्या करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट की साइड में जाएंगे। द एट्रियल और द वेंट्रिकुलर सेपरेट डिफेक्ट आर ऑफन क्लोज विद द डेक्ट्रॉन पैच रिपेयर, ये खुद से नहीं होंगे, ओकेजनली ये ट्रीट नहीं होंगे, ना सर्जिकल मैनेजमेंट की इंटरवेंशन की नीड है, इसको हम कवर करते हैं। डिफेक्ट को क्लोज किया जाता है डेक्ट्रॉन पैच रिपेयर का यूज करते हुए। द वॉल्व रिपेयर टेक्निक will differ according to the abnormality and the surgeon preference, जैसे जैसे सर्जन प्रेफरेंस देते हैं उनके अकॉर्डिंग ही सर्जरी को मेक किया जाता है, कि ओपन हार्ट सर्जरी करना है, फिर क्लोज हार्ट सर्जरी करना है, किस वे में। अगर दोनों एट्रियम, सिर्फ 2 एट्रियम राइट और लेफ्ट इन्वॉल्व है, या फिर चारों एट्रियम इन्वॉल्व है, तो उनको किस तरीके से, चारों चैम्बर इन्वॉल्व है तो उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, ये सर्जन की प्रेफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द हार्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो, की ब्लड का जो ऑब्स्ट्रक्शन है हार्ट में, ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लड जो फ्लो कर रहा है, तो उसमें क्या क्या डिजीज कंडीशंस आते हैं, उनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जिससे भी जो भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक टाइमली पहुंच पाए। थैंक यू।